हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरणों को किस तरह से हल किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम ये पता लगाएंगे, समीकरणों को हल करने से पहले ये पता लगा लेंगे कि समीकरणों के कितने हल संभव हैं। एक हल संभव है, कोई भी हल संभव नहीं है, या अनंत हल संभव है, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइट। तो कैसे पता लगाते हैं, उसका तरीका है वो सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक समीकरण हमें दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक समीकरण हमें दे रखा है। दूसरा समीकरण दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमें ये पता लगाना है इनके कितने समीकरणों के हल संभव हैं। तो यहाँ तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति ये है कि केस 1 हम इसको लिख सकते हैं। केस फर्स्ट ये कह रहा है कि यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो देखिए कैसे मिला ये। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है। a1 क्या है? x का गुणांक, a2 x का गुणांक समीकरण 2 में, b1 क्या है? y का गुणांक समीकरण 1 में, b2 क्या है? y का गुणांक समीकरण 2 में। तो अगर इन गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है तो समीकरण का एक ही हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको हम कहते हैं यूनिक, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही हल कह दीजिए या इसको अद्वितीय हल कह दीजिए, यूनिक सॉल्यूशन कह दीजिए। तो अगर इन गुणांकों का, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो समीकरण का एक ही यानी अद्वितीय हल होता है। केस 2, अब मान लेते हैं हो सकता है ये गुणांक बराबर निकल आए। तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो जाए तो हमें तीसरा यानी c1 अपॉन c2 का अनुपात भी निकालना पड़ेगा। अब दो संभावनाएं हैं कि अगर ये बराबर है तो हो सकता है c1 अपॉन c2 भी बराबर हो जाए, तो तीनों बराबर हो गए अनुपात। तो इसका अर्थ होगा समीकरण के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनंत, इनफाइनाइट होंगे। और केस 3, तीसरी संभावना यह है कि अगर a1 बटे a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के और वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो इस केस में नो सॉल्यूशन वाला केस होगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो अच्छे प्रकार से फिर से समझ लेते हैं। तो समीकरण हमें दिए चाहे हमें पता लगाना हो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के x के गुणांकों को, y के गुणांकों को और कांस्टेंट यानी नियतांकों को लिख लेते हैं पहले। मतलब a1 b1 c1 का मान, a1 x का गुणांक समीकरण 1 में, b1 y का गुणांक समीकरण 1 में, c1 कांस्टेंट टर्म होगा समीकरण 1 में। फिर दूसरे में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और कांस्टेंट है c2, तो ये लिखना होगा। तो हमने फिर उसके बाद अनुपात देख लेते हैं। x1 x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो एक यानी यूनिक यानी अद्वितीय हल होगा। और अगर ये अनुपात बराबर आ गया तो फिर c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। अगर तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अनंत हल होंगे। और अगर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं निकलता है ये तो कोई भी हल नहीं होगा। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि समीकरणों के कितने हल होते हैं। और फिर उसके बाद हम समीकरणों को वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा हल करना सीखने जा रहे हैं। तो आइए अब सीखते हैं कैसे करना होगा हमें। तो मान लेते हैं पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो जो विधि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। समीकरण स्पेशली इसी फॉर्म के होने चाहिए, मतलब राइट साइड में 0 ही आना चाहिए। जितनी भी चीजें हैं वो सारी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। x का गुणा, x का टर्म, y का टर्म और नियतांक तीनों एक ही साइड में होने चाहिए, लेफ्ट साइड में।
राइट साइड को हमेशा 0 रखना है इस मेथड में। फिर क्या करना होता है, हम लिखते हैं x बटे y बटे 1/। अब इस ट्रिक को सीखते हैं, क्या लिखना होता है, x के डिनोमिनेटर में x को छिपा लेते हैं, x गुणांक को। अब देखते हैं b1 b2 c1 c2 गुणांक लिखने हैं, y नहीं लिखना है इसमें। b1 y का गुणांक, b2 y का गुणांक, तो जिस ऑर्डर में लिखें उसी ऑर्डर में इनको लिख लेते हैं। तो पहले हुआ b1 b2 और इधर से लिखा c1 c2 और एक एरो इधर बनाया, एक एरो इधर बना दिया, क्रॉस हो गया। ये क्रॉस कर रहा है, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब y लिखते समय ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपने इसको एंड किया है c1 c2, पहले वहीं से शुरुआत करिए, जहां एंड वहीं से शुरुआत। अब y को छुपा लेते हैं, y हटाया, y में c1 c2 आप लिख चुके हो पहले से। अब क्या बचा, a1 a2 बचा x के गुणांकों को, तो a1 a2 फिर तेरी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एरो बना लेते। फिर थर्ड पर आना है, कांस्टेंट में लिखना है, तो पहले जहां एंड हुआ a1 a2 लिखा, कांस्टेंट को बंद किया तो a1 a2 b1 b2 बच रहा है, तो यहां लिख दिया b1 b2। ध्यान रखना है केवल गुणांकों को लिखना है, xy नहीं आना चाहिए। अब क्या करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, x अपॉन इसका गुणा पहले करिए b1 c2, बीच में माइनस लगेगा b2 c1। ध्यान देना होगा समीकरण में, मेथड में यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर इनकेस इन दोनों का गुणनफल नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर, और अगर इनका गुणनफल प्लस ही आएगा तो माइनस ही रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो पहले लेफ्ट टू राइट ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करते हुए, ऊपर से नीचे की तरफ माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ, a1 a2 ऊपर से नीचे की तरफ माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ, ये लिख लेना है। तीनों बराबर हैं तो पहला वाला बराबर ले लेते हैं थर्ड, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तथा y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये तीन साइड इक्वल हैं, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो इसको इसके बराबर ले लिया पहले अलग, इसको इसके बराबर कर लिया अलग। अब यहाँ से x को हल कर लेते हैं, x बराबर आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। बस ये जो सॉल्व करेंगे जो नंबर आएगा ये इसका x का मान हो जाएगा, तथा y का मान क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। मतलब तेरे गुणा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो x का मान आ गया ये और y का मान ये। लेकिन इसे हमें याद नहीं रखने से, लर्न नहीं करना है आपको, कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको बिल्कुल इसी तरह से मेथड अप्लाई करना होगा। गुणा जब आप कर लोगे तो अपने आप ये हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरणों को हल मिल जाएगा। और अब हम आगे प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.5, जिसमें हमें पहले पता लगाना है कि कितने हल हैं, यानी उन कंडीशंस को लगाना होगा, 3 केसेस को देखना होगा। फिर समीकरण के अगर हल हैं, वो भी यूनिक अद्वितीय हल जब होता है तभी हम ज्ञात करते हैं। हम नो सोल्यूशन वाले केस में छोड़ देते हैं, अनंत हल वाले केस में छोड़ देते हैं, उसमें हम सोल्यूशन नहीं फाइंड करते। सिर्फ एक ही केस है अद्वितीय हल का। अगर अद्वितीय हल है तो समीकरण सॉल्व करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अनंत हल है तो अनंत हल लिख के छोड़ दीजिए, नहीं कोई भी सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन लिख करके छोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.5। तो 3.5 का पहला प्रश्न ये दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, उनको छोड़ देना है हमें। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हमें पहले पता लगाना है कि इसमें कितने हल हैं, अद्वितीय हल है या फिर अनंत हल है या फिर कोई हल नहीं। पहले तो ये पता लगाते हैं, फिर अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो चलिए अब ये समीकरण देखते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले कंफर्म हो जाए कि हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ वज्र गुणन विधि में राइट साइड 0 होना चाहिए, तो राइट साइड में 0 है, बाकी सारी चीज़ें बाईं तरफ लिखी हुई हैं। अब जरा तुलना करते हैं पहले समीकरण से। तो x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो a1 का मान हो गया 1, b1 y का गुणांक होता है तो इसका गुणांक है 3, लेकिन इसको -3 लिया जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ है, तो b1 हो जाएगा -3। c1 जो टर्म कांस्टेंट होता है जिसमें x और y नहीं होते हैं, तो ये है
चिन्ह के साथ लिखना है, ध्यान दीजिएगा, -3 आएगा। तो A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान मिल गया। A2 B2 C2 ले लेते हैं। A2 इसमें x का गुणांक 3, B2 y का गुणांक -9 है इसमें, तो B2 हो जाएगा -9, और C2 बराबर -2, जो बचा हुआ है वो C2 है। अब हम A1 अपॉन A2 अनुपात निकाल लेते हैं, 1/3 आ जाएगा। B1 अपॉन B2 ले लेते हैं, -3 अपॉन -9, ये भी 1/3। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गए, मतलब अद्वितीय हल तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तभी अद्वितीय यानी यूनिक सोल्यूशन होता है। अब क्या बचा, या तो अनंत हल है या कोई सोल्यूशन नहीं। अब उसके लिए C1/C2 भी चाहिए होगा, तो C1/C2 ले लेते हैं, -3/-2 यानी 3/2। तो आप देख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, अतः कोई हल नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये नो सॉल्यूशन का केस आ गया। तो इस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है। चलिए दूसरा पार्ट लेते हैं इसका। दूसरे पार्ट में दे रखा है 2x + y = 5। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 8। ये दिया हुआ है इस तरह से। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि हमें राइट साइड 0 चाहिए इस वज्र गुणन विधि में। तो इसका मतलब ये समीकरण हो गया 2x + y - 5 = 0, क्योंकि 5 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखते हैं 3x + 2y - 8 = 0। अब तुलना करते हैं, A1 है 2, B1 y का गुणांक 1, C1 नियतांक -5, A2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक, B2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक, C2 तीसरे समीकरण में कांस्टेंट, दूसरे समीकरण में कांस्टेंट यानी -8। अब अनुपात लेते हैं, A1/A2 बराबर आ जाएगा 2/3, B1/B2 1/2। अब यहीं रुक जाते हैं, C1/C2 की हमें ज़रूरत नहीं है। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन का केस यहां पर आ रहा है। अब यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो हमें हल करके दिखाना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना पड़ेगा। तो वज्र गुणन विधि द्वारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहला क्या लिखेंगे, x/y/1 ये लिख लिया। अब x के नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x के डिनोमिनेटर को x को मिटा लिया, छुपा लिया। y का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 + 1 है, तो यानी 1 लिख लिया। फिर y का गुणांक यहाँ पे है 2 इसके नीचे लिखेंगे। फिर -5 - 8 तिर्यक गुणा ऐसे कर दिया। फिर -5 8 पर एंड हुआ था, वहीं पर शुरुआत करिए, जहां एंड होगा वहीं से शुरुआत करनी होती है। फिर आते हैं y पर, तो y को अगर हम छुपा लें तो -5 - 8 लिख चुके हैं, 2 3 बचा, 2 3 ये रहा। फिर 2 3 पर एंड हुआ तो 2 3, और अगर आप कांस्टेंट को हटा लें तो 2 3 लिख चुके हैं, तो 1 2 बचा। वैसे भी जो शुरुआत में है वहीं पर एंड होना चाहिए, तो आप इसको इससे देख के लिख लीजिए 2 3, और फिर यहाँ पर ये डिजिट आएंगी, क्योंकि जो यहाँ से शुरुआत करते हैं वही लास्ट में आना चाहिए। तिर्यक गुणा ऐसे कर दिया। अच्छा, अब इसको हल करके देखते हैं। तो जब हल करेंगे हम तो अब थोड़ा केयरफुली करना है सॉल्यूशन में। 1 और -8 का गुणनफल हो गया -8, तुरंत माइनस लगा लीजिए। अब इधर का गुणा करिए, अगर इसका गुणनफल धनात्मक है तो माइनस ही रह जाएगा, लेकिन अगर इनका गुणनफल पहले नेगेटिव आ गया तो एक माइनस पहले से मौजूद है, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। तो 2 और -5 का गुणनफल -10 होता है, तो माइनस माइनस मिलके 10 प्लस हो गया। y के डिनोमिनेटर में चलते हैं, पहले ऐसे गुणा कर लेते हैं, -5 3 -15 हो गया, फिर माइनस लगा लेते हैं और रुक जाते हैं। इसका गुणनफल करेंगे तो -16 आएगा, तो फिर ये प्लस कर दीजिए। मतलब अगर माइनस में ये वाला गुणनफल नीचे से ऊपर वाला जो है वो अगर माइनस में आता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस ही रहेगा। अब आते हैं लास्ट में, 2 2 = 4, तो 4 माइनस लगाएंगे, गुणनफल पॉजिटिव है तो ये 3 ही रहेगा, तो 1/4 - 3। इसको हल करते हैं, x/2 y/1 = 1/1, तो x/2 = 1/1 तथा y/1 = 1/1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 तथा y का मान हो जाएगा 1, तो x = 2 y = 1। हमें ये तिर्यक गुणनफल या वज्र गुणनफल विधि द्वारा
इसका हल मिल गया। तो इस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। पहले कंडीशन लगा के देख लेते हैं कि कौन सा हल है। अगर अद्वितीय हल की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आप अद्वितीय हल को करेंगे, वज्र गुणन विधि को अप्लाई करेंगे। अगर नहीं होती है तो फिर या तो अनंत हल होंगे या नो सोल्यूशन होगा। दोनों केस में आपको सोल्यूशन फाइंड नहीं करना होता है। अब थर्ड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 3x माइनस 5y बराबर 20 ये पहला समीकरण है। 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40 ये सेकंड समीकरण है। तो लेकिन वज्र गुणन विधि द्वारा यह समीकरणों के हल कितने होते हैं ये चेक करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। उसके लिए राइट साइड को 0 बना लेते हैं। 3x माइनस 5y 20 को इधर तरफ ले आइए तो माइनस 20 हो जाएगा। इसी तरह से 6x माइनस 10y 40 इधर आएगा माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करके कोफिशिएंट a1 लिखते हैं। तो x का गुणांक 3a1, b1 y का गुणांक -5, c1 नियतांक -20, x का गुणांक a2 6, y का गुणांक b2, c2 नियतांक -40। तो हमने यहाँ से a1 बटे a2 निकाला तो आ गया 3/6 यानी 1/2। फिर हमने यहाँ से b1 अपॉन b2 कैलकुलेट किया तो आ रहा -5/-10 यानी 1/2। अब एक बात क्लियर हो जाती है यहाँ से कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया। तो अब यूनिक यानी अद्वितीय हल तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट है, उसके लिए c1 अपॉन c2 निकालते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40 दैट इज ऑल्सो हाफ। तो क्लियरली हमें क्या मिला, तीनों नियतांक बराबर, अतः अनंत हल होंगे या अपरिमित हल होंगे। और यहीं पर छोड़ देना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना है, केवल अद्वितीय हल वाले केस में ही लगाना है। तो इस तरह से ये इसका थर्ड पार्ट हो जा रहा है। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट साइड में 0 है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको सीधे हल करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो नियतांक a1 लिखते हैं, x का गुणांक, b1 y का गुणांक, c1 -7 नियतांक, a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक, c2 नियतांक। ध्यान रखिए माइनस के साथ रहेगा, अगर माइनस आता है कोई भी चिन्ह तो गुणांक में माइनस रहेगा। प्लस है तो कोई बात नहीं, प्लस ही रखते हैं। अच्छा, अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं 1/3, b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करते हैं दैट इज 1। अब ये बात क्लियर हो गई कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के। अतः कितने हल होंगे, अतः अद्वितीय हल होगा। तो अगर अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब हम वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कर लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा कैसे लिखते हैं, फिर तरीका वही है, x अपॉन बराबर y अपॉन 1 अपॉन x के गुणांक को लिखने के लिए x को छुपा लेते हैं, -3 -7 -15 क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 -15 से शुरू होता है ये, y को छुपाते हैं, -7 -15 लिख चुके हैं, 1 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर एंड हुआ 1 3 और स्टार्ट वाला -3 क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दिया। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए x अपॉन, अब ध्यान से देखते हैं, इधर का गुणा करेंगे तो 45 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो, फिर तुरंत माइनस लगा लिया करिए। अब इधर का गुणा करिए और देखिए गुणनफल कैसा आता है। तो -3 और -7 का गुणनफल प्लस में आ जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। तो अगर पॉजिटिव है तो माइनस बचा रह जाएगा, 21 ही लिखेंगे। ध्यान देना है, ये माइनस प्लस तभी होगा जब इधर से गुणनफल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो वही रहेगा। y पर चलते हैं, -7 और 3 -21 हो गया, माइनस लगाया। अब गुणनफल माइनस हो गया -15, तो +15 लिखना पड़ेगा। माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा। वो आते हैं लास्ट में 1 अपॉन -3 और फिर इस माइनस तुरंत लगा लीजिए, इसका गुणनफल -9 तो +9 आ जाएगा। सरल कर लिया जाए, x अपॉन 24 y अपॉन -6 1 अपॉन 6। अब पहले x अपॉन 24 को ले लेते हैं 1/6 के बराबर,
तथा y अपॉन माइनस 6 को ले लेते हैं 1/6 के बराबर, x बराबर 24/6 तथा y बराबर -6/6, तो x आ जाएगा 4 तथा y आ जाएगा -1। तो हल हमारा x बराबर 4 तथा y बराबर -1, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी अनंत हल वाली कंडीशन यहाँ पे लगा के देखना है। अनंत हल में क्या था, तीनों गुणांकों का अनुपात बराबर था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो कैसे करना होगा, पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 7, दूसरा दे रखा है a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y बराबर 3a + b - 2। अब हम क्या करते हैं, पहले इन समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो उसका तरीका ये होगा कि 2x + 3y - 7 बराबर 0। इसको अगर इसी प्रकार से लिखें तो a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y माइनस 3a + b - 2 बराबर 0। अब हम गुणांकों की तुलना कर लेते हैं जरा। तो x का गुणांक यहाँ पर a1 है 2, b1 है 3, c1 है -7। समझ गए होंगे, a1 b1 और c1। a2 b2 c2, तो a2 है a - b, b2 है a + b, c2 है -3a + b - 2। साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखना है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो यह माइनस है, तो -3a + b - 2 आ गया। अब कंडीशन लगाते हैं, अनंत हल दिया ही हुआ है समीकरण के, चूंकि समीकरण के अनंत हल है, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो होना ही चाहिए। अब मान रख लेते हैं a1 2, a2 a - b, b1 3, b2 a + b, c1 -7, c2 -3a + b - 2। अब क्या करते हैं, इसको इसके बराबर अलग कर लेते हैं। तो 2/a - b बराबर माइनस, आप चाहे तो ये माइनस प्लस कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए तो बेटर रहेगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3b - 2 तथा 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। तो ये इसके बराबर कर लिया, इसको इसके बराबर कर दिया, दोनों नेगेटिव थे तो प्लस करते हुए इसका माइनस साइन नहीं लिखा गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, 2 × 3 6a, फिर 2 के साथ ये 2b + 2b, 2 × 2 -4 बराबर, इधर से करेंगे तो 7a - 7b, ये मिला। तो इम्प्लाइज सबको बाईं तरफ ले आते हैं, तो 6a - 7a + 2b + 7b -4 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा -a + 9b -4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। पहला समीकरण ये बन गया। फिर आते हैं दूसरा, इसको ले लेते हैं। 3 3 से 9a प्लस 3b - 3 2 से 6 बराबर 7a + 7b। इसमें भी इधर ले आते हैं, 9 - 7 तो सीधे लिखिए 2a, 3b - 7b तो -4b -6 = 0। आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 2 सब में है, समीकरण नंबर 2। तो पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल कर दें तो हमें a और b का मान मिल जाएगा। तो अब हम इसका हल करने का हमारे पास कई तरीके हैं। अब आप चाहे प्रतिस्थापन लगा दीजिए, चाहे विलोपन विधि लगा दीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर वज्र गुणन विधि चल रही है, तो हम इन दोनों का वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हैं। तो पहले इसके लिए दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। ये दूसरा है a - 2b - 3 बराबर 0। अब देखिए,
जब ये समीकरण चर राशियों x और y में होते थे तो x अपॉन y अपॉन और कांस्टेंट 1 अपॉन लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर चर राशि अब x नहीं बल्कि a है, y के स्थान पर b है। तो वज्र गुणन विधि द्वारा a अपॉन b अपॉन 1 अपॉन रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे चर राशियाँ थी वो चर राशियाँ हमारी बदल गई हैं और अब चर राशियाँ a और b हो गई। तो हम a और b लेकर के चलते हैं। a के गुणांकों को के लिए लिखने के लिए a के डिनोमिनेटर को लिखने के 8 छुपा लेते हैं। तो 9 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 4 माइनस 3 से स्टार्ट, इसको हटा लेते हैं b के नीचे के लिए। माइनस 4 माइनस 3 आप लिख चुके थे, तो माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 से एंड हुआ तो माइनस 1 1 से शुरुआत होगी, लास्ट वाला लिख दीजिए। तो उसमें कुछ खास देखना नहीं रहता, ऐसे त्रिगुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब सरल कर लेते हैं इसको। a अपॉन माइनस 27 माइनस लगाए, गुणनफल प्लस आएगा तो माइनस ही रह जाएगा। b अपॉन माइनस 4, दोनों का गुणनफल भी चूंकि प्लस हो जाएगा तो माइनस ही रह जाएगा। माइनस माइनस का गुणनफल प्लस और ये माइनस 9, तो a अपॉन माइनस 35, b अपॉन माइनस 7, c अपॉन माइनस 7, सॉरी 1 अपॉन माइनस 7। अब पहले a अपॉन माइनस 35 को इक्वल कर दीजिए 1 बाई माइनस 7 के, और p बाई माइनस 7 को बराबर कर लीजिए 1 बाई माइनस 7 के। ये रहा। अच्छा, अब a बराबर हो जाएगा माइनस 35 अपॉन माइनस 7 तथा b बराबर हो जाएगा माइनस 7 अपॉन माइनस 7। देखिए, इसका गुणनफल इधर कर दिया, इसका गुणनफल इधर कर दिया। सरल कर लीजिए। a बराबर 5 तथा b बराबर 1। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा कि अगर इन समीकरणों के जो दिए गए समीकरण थे उनके मान उनके अगर हल अनंत हैं तो a और b के मान क्या होंगे? तो a का मान 5 होगा, b का मान 1 होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप चाहते यहाँ वज्र गुणन विधि द्वारा ना हल करते हुए आप चाहें तो किसी और मेथड से हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा नहीं होता है, ये लिखा नहीं है इस प्रश्न में कि वज्र गुणन विधि द्वारा ही हल करना है। क्योंकि प्रश्नावली वो चल रही थी इसलिए हमने इसको वज्र गुणन विधि द्वारा ही हल कर दिया। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं अगर मेथड में मेंशन नहीं किया गया कि ये मेथड अप्लाई करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न के 2 का सेकेंड पार्ट। ये कह रहे हैं के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। लेकिन चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग या सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। -1 बराबर 0। इसमें अगर हम लेफ्ट में लाएंगे तो 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने दोनों समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब गुणांकों की तुलना करते हैं। a1 x का गुणांक समीकरण 1 में 3 है, b1 y का गुणांक 1 है, c1 नियतांक, a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक, c2 नियतांक। अब चूंकि प्रश्न में पहले से दे रखा है इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो अगर इस समीकरण का कोई हल नहीं है तो फिर हम किस तरह से ज्ञात करते हैं इसको? तो चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः क्या कंडीशन यहां पर फॉलो करनी होती है नो सॉल्यूशन के केस में? a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होंगे। मान रख लेते हैं सबका। 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो पहले हम फर्स्ट 2 कंडीशन ले लेते हैं, 1 अपॉन k माइनस 1। अब इनको हल कर लिया जाए तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3k माइनस 3, 1 से गुणनफल में तो 1 ही रहेगा, 2k को इधर ले आए तो 3k माइनस 2k बराबर 3 को उधर ले जाएं 3 माइनस 1 तो k बराबर 2। k का मान हमें पहली 2 कंडीशन से ही मिल जा रहा है, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा, तीसरी कंडीशन भी लगा करके देख लेना होगा कि k का मान अगर हम ये 2 यहाँ पर रख दें तो अनुपात क्या आता है।
तो हम पहले अनुपात चेक कर लेते हैं और इसमें k का मान 2 रख करके पूरे में चेक कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है, तभी ये k का मान 2 सही होगा। तो अब अगर हम लोग इस पूरे समीकरण में, इस पूरे इक्वेशन में ये यहाँ पर k का मान रख लेते हैं, तो k का मान आया है 2, तो 3/4 - 1, तो 3/2k - 1 का मान आ जाएगा 3/4 - 1 यानी 3/3, दैट इज 1, यानी ये अनुपात 1 आ गया। यहाँ पर k का मान रख लेते हैं, तो 1/k - 1, 1/2 - 1, तो ये भी 1/1 यानी 1 आ गया। मतलब ये दोनों तो बराबर है। अब इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो -1/-2k + 1 इसका मान निकालते हैं, तो ये 1/- प्लस कर दीजिए, 2 + 1 आ जाएगा 3। ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, k का मान 2 ही होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने के लिए। तो इस तरह से ये समीकरण, ये प्रश्न हल हो जाता है।